हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोगों ने चैप्टर जो शुरू किया है वो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें हम लोगों का एक लेक्चर कंप्लीट है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए ताकि आपका बेस तैयार हो जाए। और आज की जो टॉपिक है बच्चों हम लोगों की है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा निर्वात की वैद्युतशीलता अपसाइलन नॉट में संबंध, यानी म्यू जीरो और अपसाइलन नॉट में संबंध क्या होता है। ठीक ना। चलिए, तो म्यू जीरो और अपसाइलन नॉट में संबंध क्या होता है ये हम लोगों ने बायोसेवर्ट के नियम में पढ़ा था कि बायोसेवर्ट नियम जो होता है डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। अगर आपको याद है तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे डी बी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर, यानी बायोसेवर्ट के नियम में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। और उधर हम लोगों ने पढ़ा था किसी पर लगने वाला बल 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। तो ये जो बच्चों म्यू जीरो है इसको हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और जो अपसाइलन नॉट है इसे हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अभी जो हम लोगों की टॉपिक है वो म्यू जीरो और अपसाइलन नॉट में क्या संबंध होता है, इस चीज को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आए, अगर आप कुछ भी इससे सीखने को मिलता है आपको, तो जरूर आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए रेगुलर बेसिक पर वीडियो लेकर आ सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इनमें संबंध क्या होता है देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक बार में अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो पूरी तरीके से आप ध्यान कंसंट्रेट करके पेन और कॉपी लेके बैठिए। जब तक मैं बताता हूं सिर्फ देखते रहिए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, वी नो दैट म्यू जीरो अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है। म्यू जीरो अपान 4 पाई की वैल्यू कितना होती है, 10 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये आप सब जानते हैं कि म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान कितना होता है। म्यू जीरो अपान 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक ना। चलिए, और हम लोगों ने अपसाइलन नॉट की वैल्यू यानी कि 1/4 पाई अपसाइलन नॉट बराबर पढ़े हैं 9.0 × 10⁻⁹। याद है आप सबको, पिछले चैप्टर में पढ़ा गया है। 1/4 पाई अपसाइलन नॉट बराबर क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक ना। चलिए, इसको अब बच्चों आप समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 मान लिया, और यहाँ पे 1/4 पाई अपसाइलन नॉट बराबर हो गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, हमको मान किसका चाहिए, अपसाइलन नॉट का। अगर हम इसको ऊपर लिख दें बच्चों तो ये मान क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए और इसको यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 पाई अपसाइलन नॉट बराबर 1/9 × 10⁻⁹। ठीक है, और ये पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्लियर। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। हमने म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान लिख लिया कितना, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, क्योंकि ये हमको पता है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्लियर। चलिए, अब क्या किया जाए, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का बच्चों क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर देते हैं,
गुणा कर देते हैं। चलिए, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर दिया जाए, गुणा। समीकरण 1 व 2 का गुणा कर दिया जाए, तो जब गुणा करेंगे आप देखिए तो यहां पर क्या है एलएचएस पार्ट इसका, म्यू जीरो अपान 4 पाई, और इसका मान है 4 पाई अपसाइलन जीरो, बराबर इसकी वैल्यू कितना है 10 के घाते -7, और इसका मान है 1/9 क्रॉस 10⁻⁹। आई बात समझ में। इसकी यूनिट क्या है बच्चों, अगर आप लिखना चाहें देखिए, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 का समीकरण 2 के साथ गुणा कर दिया, और समीकरण 1 समीकरण 2 का गुणा करने के बाद यहाँ म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 1/9 क्रॉस 10⁻⁹ हो गया। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। चलिए, आप एक चीज ध्यान से देखिए, 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा म्यू जीरो अपसाइलन नॉट, यानी आपकी वैल्यू क्या बची, म्यू जीरो अपसाइलन नॉट। यहां पर जो वैल्यू होगी बच्चों 1/9 क्रॉस 10⁻⁷, और ये 10⁻⁹ जब हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/9 क्रॉस 10⁻, कितना 9 और 7 16। ठीक है, तो हो जाएगा म्यू जीरो अपसाइलन नॉट 1/9 क्रॉस 10⁻⁹, और 7 कितना 16, ऊपर माइनस है नीचे आएगा प्लस हो जाएगा ऊपर। और यहां पर देखिए न्यूटन से न्यूटन क्या होगा, कट जाएगा। ठीक ना, तो क्या बचा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या बचा आपका कूलाम प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां पे देखिए कूलाम ऊपर जाएगा, कूलाम प्रति एम्पियर मीटर, दोनों का होल स्क्वायर है इसलिए मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं। जहां पे समझ में नहीं आएगा बच्चों वहां पर तुरंत बताइएगा। यहां तक अगर कोई समस्या है, म्यू जीरो अपान 4 पाई बराबर 1/9, ये हमने जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद नीचे लाया तो 9 गुणे 10 घाते 16 हो गया, और ये कुलाम ऊपर चला गया, कुलाम प्रति एम्पियर मीटर का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। चलिए, अब आप एक से ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है बताइए। C बराबर हम लोग कितना पढ़े हैं, 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड आप सब जानते हैं प्रकाश की चाल होती है। आई बात समझ में। चलिए, अगर C बराबर 3 गुणे 10 घाते 8 होता है बच्चों, तो मैं इस 9 गुणे 10 घाते 16 को 3 गुणे 10 घाते 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी यहां पर म्यू जीरो अपान अपसाइलन नॉट बराबर 1/, इस 9 गुणे 10 घाते 16 को क्या लिख दिया जाए, 3 गुणे 10 के घाते 8 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, अगर उसका स्क्वायर है तो ये पूरी वैल्यू किसका है, C का, तो यहां पर C का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो म्यू जीरो अपसाइलन नॉट बराबर 1/C स्क्वायर, क्या आएगा 1/C स्क्वायर। आप मुझे बताइए, अगर मैं C को यहां पर भेजता हूं तो C स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/म्यू जीरो अपसाइलन नॉट। ठीक है, और स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो क्या लगेगा, कर्णे लगेगा, यानी ऊपर तो 1 है और नीचे आपका रूट में हो जाएगा म्यू जीरो अपसाइलन नॉट, यानी C का मान क्या हो गया 1/रूट में अपसाइलन नॉट इंटू म्यू जीरो। तो यही संबंध होता है बच्चों किसके बीच, अपसाइलन नॉट और म्यू जीरो के बीच, यानी निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की
वैद्युतशीलता के बीच ये क्या है, संबंध। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि सबको? बताइए, अगर बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे चल सकते हैं। हमने क्या किया है बच्चों, सबसे पहले म्यू 0/4 पाई का मान लिया है, कितना होता है 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमने इसको ट्रांसफर किया है यहाँ पर और इसको यहाँ पर यानी पक्षांतर किया है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 × 10⁹ हो गया, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 4 पाई से 4 पाई क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, ऊपर नीचे है, बचा आपका म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट, यानी म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁷ बटे 1/9 × 10⁻⁹। ये -9 मैंने ऊपर ले गया है, प्लस से माइनस हो गया है। अब 7 और 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है, 7 9 16, ऊपर से नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1/9 × 10⁻16 कूलम प्रति एम्पियर मीटर का स्क्वायर। क्लियर? चलिए, अब यहां पर हमने क्या किया है, निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर कितना होती है, 3 × 10⁸ होती है। तो यहां पर हमने 9 × 10⁻16 का स्क्वायर कर दिया है, यानी 3 × 3 करेंगे, 3×3 = 9 और 10⁸ करेंगे 16, तो 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, c का स्क्वायर, c स्क्वायर इधर और ये नीचे आ जाएगा, c स्क्वायर बराबर 1/ε0 इंटू म्यू 0। तो c बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगी, रूट लग जाएगी। यही आपका फार्मूला है, यानी इनके बीच में रिलेशन है। क्लियर? बताइए, किसी को कोई समस्या है यहां तक? नहीं। चलिए, किसी को कोई समस्या नहीं है तो एक चीज याद रखिएगा, c क्या है, एक प्रकार की चाल है, और चाल की जो बीमा होती है वो LT के पावर -1 होती है, इसलिए इसकी बीमा भी क्या हो जाएगी, LT के पावर -1 हो जाएगी। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है? बताइए, किसी को कोई समस्या नहीं? चलिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग अपने ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगली टॉपिक हम लोगों की बच्चों क्या होने वाली है, बायोसेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, बायोसेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। तो बच्चों अब हम लोग क्या देखेंगे, बायोसेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, और इसमें 3 रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको एकदम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे अच्छे से कि ये होता क्या है, और इसके बाद हम लोग इसको नोट भी करेंगे, ठीक ना? चलिए, तो बच्चों हमारा क्या है, पहला, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित मतलब एक लंबाई का हमारे पास तार है, यानी कुछ लंबाई का एक तार है, और उस तार के कारण, यानी उस तार में यदि क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने आपको शुरू में ही बताया है कि जब किसी चालक तार में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक ना? तो अगर हमारे पास एक परिमित लंबाई का, यानी एक समान लंबाई का क्या है, धारावाही चालक है, और उस चालक के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सपोज करिए हमारे पास एक चालक तार है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक चालक तार है, और इस चालक तार की जो लंबाई है बच्चों वो CD है। मान लीजिए एक चालक तार हमने लिया CD, क्या लिया, एक चालक तार CD लिया, और इस चालक तार में मान लीजिए धारा I प्रवाहित हो रही है। समझिएगा एकदम ध्यान से, कोई समस्या नहीं होगी, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कहीं भी आप पढ़े हो नहीं समझ में आया, एक बार आप इसको देखिए पूरी वीडियो, आपको जितना भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो अगर हमने माना कि एक चालक तार जिसकी लंबाई CD है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है? अब अगर धारा
आई प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा जब आई प्रवाहित होगी बच्चों चालक तार में, तो चालक तार के निकट यानी चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हम मान लेते हैं कि इस चालक तार के समीप एक बिंदु हमने लिया P, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि एक चालक तार है जिसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है, और धारा आई प्रवाहित होने के कारण चालक तार के समीप एक बिंदु P हम लिए, और इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए अब हम मान लीजिए चालक तार को एक अवयव लेते हैं, अल्पतम अवयव। यहां पर ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने एक अल्पतम अवयव लिया यहां पर, और इस अवयव की जो लंबाई है बच्चों ये ई एफ है, और इसके अवयव की लंबाई को हम डेल्टा एल मान लेते हैं। और ये बिंदु जो है पी, ये मान लीजिए यहां पर पी चालक तार से आर दूरी पर स्थित है। चालक तार से क्या है? आर दूरी पर स्थित है। या फिर ये कह लीजिए कि बिंदु P से मैं इस चालक तार पर लंबवत एक लाइन खींचता हूं जिसकी दूरी यहां से कितना है? हम मान के चलते हैं R है, और यह बिंदु Q पर क्या होता है? मिलता है। ठीक ना? चलिए इस बिंदु को आप P से मिला दीजिए। अगर आप इसको मिला देते हैं यहां पर, और इनके बीच का कोण मान लीजिए क्या है? फाई 1 है। क्लियर? चलिए एक अवयव हमने लिया, और इस अवयव की लंबाई को हम मानते हैं क्या है? डेल्टा एल है। अवयव की लंबाई को हम क्या मानते हैं? डेल्टा एल है। अब इस अवयव की जो लंबाई है, इस अवयव की लंबाई के कारण मान लीजिए इसकी दूरी बिंदु P से क्या है? x है। इसकी दूरी बिंदु P से क्या है? x है। चलिए इसको मिला देते हैं। इसकी दूरी क्या है? x। हमने क्या माना? x। यानी E से P के बीच की दूरी बच्चों क्या है? x है। यानी E से P के बीच की दूरी x है, और ये अवयव की लंबाई क्या है? डेल्टा L है। ठीक ना? क्लियर? जहां पर भी समस्या होगी आप बताइएगा। और इस बिंदु को अगर हम इससे मिला देते हैं, मान लीजिए ये यहां पर आके मिलता है। अब एक चीज समझिए, इसके बीच जो बनने वाला कोण है बच्चों, यहां पर ये तो हो गया हमारा फाई 1, और ये वाला जो कोण हो गया हमारा, ये क्या हो गया? देखिए फाई, ये कोण क्या है? फाई। और इसके बीच जो बनने वाला कोण है ये क्या है हमारा? डेल्टा फाई। इसको मान लीजिए, क्योंकि यहां से हम इसके बीच की लंबाई को ले रहे हैं, तो यहां पर बनने वाला कोण डेल्टा फाई। और ये इसके पूरे कोण को अगर हम माने, यानी पूरा जो कोण है बच्चों वो क्या है? फाई 2 है। ठीक? क्लियर? यानी कि Q से P को हम मिला रहे हैं, इसकी दूरी R है। अवयव की लंबाई हमने EF लिया, और EF की जो अवयव की लंबाई है वो डेल्टा L है। तो अगर यहां से इसकी दूरी कितना है? x है, तो इसके बीच बनने वाला कोण डेल्टा फाई, और Q से P के बीच बनने वाला कोण फाई, और ये टोटल यानी कि QP जो लंबवत है, लंबवत के ऊपर जो पूरा कोण है ये क्या है हमारा? फाई 2 है, और नीचे का जो कोण है वो क्या है? फाई 1 है। क्लियर? चलिए अब आप एक काम करिए, E से FP जो है इस पर एक लंबवत खींचिए। E से FP पर एक क्या खींच दीजिए आप? लंबवत खींच दीजिए। और जब लंबवत खींचेंगे बच्चों तो यहां पर कितना बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए और इसके बीच बनने वाले कोण को यहां पर यानी EF यहां पर G मान लीजिए। क्या है? G। तो EFG यहां पर बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। यहां पर बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। और EF जो है वो क्या है? डेल्टा L है। और EF से इस पर बनने वाला ये लंबवत है, यानी यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। फिगर को समझना बहुत जरूरी है। फिगर क्लियर है तो आप आधी समस्या हल कर लिए। क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? एक बार बताइएगा।
मैं बता देता हूं, ये आपका फाई है, ये डेल्टा फाई, और ये ऊपर आपका क्या है, फाई 2 है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना माना एक चालक तार CD, दिख रहा है यहां तक, माना एक चालक तार CD, माना एक चालक तार CD जिसकी लंबाई CD है, और CD जिसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। क्लियर। हमने मान लिया कि हमारे पास एक चालक तार CD है, और इस चालक तार CD में धारा I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और चालक तार के समीप, चालक तार के समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर। चले, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक चालक तार CD है, और जिस चालक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, और धारा I प्रवाहित होने के कारण चालक तार में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वही चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और हमने मान लिया कि बिंदु P एक है जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर। यानी P से हमने इस पर लंब खींच दिया, यहां पर ये Q है, PQ, और जिसकी लंबाई या जिसकी दूरी R है। पूरे चालक तार में हमने एक अल्पतम अवयव लिया है डेल्टा L, जिसकी लंबाई EG है। E से P के बीच की दूरी x है। F से P के बीच जो बनने वाला कोण यहाँ पर है वो डेल्टा फाई है, और QP के साथ जो कोण बना रहा है वो फाई है, और QP के साथ ये पूरा जो कोण बना रहा है वो फाई 2 है, और नीचे का कोण क्या है, फाई 1 है। इतनी बात क्लियर है सबको? बोलिए यस या नो, बताइए। अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बायो सेवर्ट नियम के अनुसार देखिए, अगर अवयव की लंबाई डेल्टा L है, और अवयव की लंबाई डेल्टा L और इनके बीच की दूरी क्या है, x है, तो अवयव की लंबाई के कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों, डेल्टा L के कारण, यानी बायो सेवर्ट नियम के अनुसार बताइए, तो डेल्टा B बराबर क्या होगा, μ0 4 पाई इंटू आई डेल्टा L साइन थीटा बटे x का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, x है। इनके बीच की दूरी क्या है, x है। चलिए समझिएगा यहां पर ध्यान से। बायो सेवर्ट नियम के अनुसार अवयव अवयव डेल्टा L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। यानी कि यदि अवयव की लंबाई डेल्टा L है और इसके बीच की दूरी x है, तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों वो क्या होगा, बताइए। डेल्टा B बराबर μ0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा L साइन थीटा बटे x का स्क्वायर। क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई कि यानी अवयव डेल्टा L के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डेल्टा B बराबर μ0 अपान 4 पाई आई इंटू डेल्टा L साइन थीटा बटे x का स्क्वायर। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक ना। समीकरण एक हमने मान लिया। चलिए अब एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर जो हमने डेल्टा L लिया है E से F है, और ये जो है आपका E है ये पॉइंट, और ये क्या है G है, और ये क्या है F है। यानी एक ट्रायंगल बन रहा है, आप ध्यान से देखें कुछ इस तरीके से। यानी ये क्या है हमारा E F, और ये जो है
इस पर क्या है, लंबवत है, यानी यहां पर जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इसकी लंबाई क्या है बच्चों, डेल्टा एल है, और यहां पर जो बनने वाला कोण है वो क्या है, थीटा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कोण क्या है, थीटा है, और ये 90 डिग्री लंबवत है। तो आप मुझे बताइए, यहां से अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, त्रिभुज ई एफ जी से, अगर मैं त्रिभुज ई एफ जी लेता हूं तो यहां पर कोण थीटा है और ये 90 है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, और ये वाला कोण हम ले रहे हैं तो ये आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा, ठीक ना। अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो आप मुझे बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है, ईजी, और कर्ण कौन है, ईएफ, यानी लंब क्या है, ईजी, और कर्ण क्या है, ईएफ, और ईएफ की लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। तो आप मुझे बताइए ईजी बराबर डेल्टा एल साइन थीटा आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। यस सर, लिखा जा सकता है। चलिए, लिखा जा सकता है तो अच्छी बात है। इसको आप मान लो बच्चों समीकरण 2, क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो। चलिए, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर आपको देखिए ई है, जी है, ये आपका ई, ये आपका क्या है, ई है, और ये क्या है, जी है, और ये जो है एक्स, यानी यहां पर बिंदु हमारा क्या है, पी है, तो ये आपका पी है। तो यहां पर कितना बन रहा है, 90, और इनके बीच का जो कोण बन रहा है बच्चों वो कितना है, यहां पर डेल्टा फाई, इनके बीच का कोण क्या है, डेल्टा फाई, और ये पूरा एक्स है और ये ईजी है, ठीक ना। तो आप मुझे बताइए, अगर यहां से ये अगर कोण बन रहा है तो यहां पर ट्रायंगल पीईजी में कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, यानी त्रिज्या एक्स है और ये चाप अगर लग रहा है तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। यानी हम यहां पर ये दिखा सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल ट्रायंगल ई जी पी में, ई जी पी में, यहां देखिए ई जी पी में कोण बराबर क्या होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, और कोण कितना बन रहा है, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई बराबर बच्चों चाप कितना है, ई जी बटे त्रिज्या क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एक्स। तो ईजी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डेल्टा फाई, ईजी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डेल्टा फाई। आप इसको समीकरण 3 मान लो, समीकरण क्या मान लो, 3। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या है, ईजी इसमें भी है और ईजी इसमें भी है, यानी दोनों का मान क्या है, एलएचएस बराबर है। यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से आप देखिए, समीकरण 2 व 3 से आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एल साइन थीटा बराबर एक्स डेल्टा फाई, क्या हो जाएगा, एक्स डेल्टा फाई। क्लियर, मतलब अब आ जाइए आप समीकरण 1 में, किसमें आ जाइए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए यहां पे समीकरण 1 क्या है, डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई, म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई, यहां देखिए डेल्टा एल साइन थीटा, डेल्टा एल साइन थीटा, और डेल्टा एल साइन थीटा बच्चों किसके बराबर हमने निकाल लिया, एक्स इंटू डेल्टा फाई के बराबर, और नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर। तो जब एक यक्स से एक्स क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका बचेगा डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई
डेल्टा फाई अपान एक्स, डेल्टा आई इंटू डेल्टा फाई बटे एक्स। क्लियर? किसी को समस्या यहां तक? चलिए, नहीं है तो आगे समझिए। म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाई अपान एक्स हो गया। क्लियर ना? चलिए, अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो x है इस x को निकालना है। और x कैसे निकलेगा? यहां पर इसकी लंबाई x है। यहां देखिए ट्रायंगल है क्यू पी ई। ट्रायंगल क्या है? क्यू पी ई। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल क्यू पी ई से, इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। तो ट्रायंगल क्यू पी ई से देखिए, ये पूरी लंबाई यानी इसकी त्रिज्या जो है वो x है, और इनके बीच जो बनने वाला कोण है, मैं यहां पर बना देता हूं थोड़ा से, फिर अभी मिटा देंगे। यहां देखिए एक लंबाई यहां पर q है ये, और ये आपका बिंदु है P, और ये जो है आपका क्यू ई पी। ठीक ना? तो ये आपका E है, और इसको जब हमने इससे मिलाया है तो ये आपका x है। ठीक, यहां पर कोण आपका कितना बन रहा है? फाई बन रहा है। तो आप मुझे बताइए cos फाई का मान, यहां पर ये क्या है? यहां पर 90 बनेगा, क्योंकि ये लंबवत मिलाया था हमने यहां पर। तो ये कर्ण है, ये आपका क्या है? आधार है, और ये क्या है? लंब है। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। cos बराबर आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है? r, और कर्ण क्या है? x। तो आधार r और कर्ण क्या है? x। तो cos फाई बराबर r बटे x। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x यहां जाएगा, cos फाई इधर चला जाएगा, तो r बटे cos फाई। क्लियर? यानी x बराबर क्या आ गया? r बटे cos फाई आ गया। क्लियर ना? चलिए, अब इसके मान को उठा के आप यहां रख दीजिए, किसमें? समीकरण 4 में। समीकरण 4 में अगर इनके मान को आप रखते हैं तो देखिए, समीकरण 4 से तो यहां पर जो हो जाएगा बच्चों, डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई, और डेल्टा फाई बटे आर, एक्स के जगह क्या लिखना है? आर बटे कास फाई। आर बटे, यहाँ पे एक्स है तो आर बटे कास फाई। तो कास फाई जो है ऊपर चला जाएगा, एक लाइन लिख लीजिए, आर बटे कास फाई। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाई इंटू कास फाई बटे आर। इतना हो जाएगा। यानी डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो इंटू 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाई कास फाई बटे आर। क्लियर है? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ रही है कि डेल्टा बी बराबर क्या हो गया? म्यू जीरो इंटू 4 पाई आई डेल्टा फाई कास फाई बटे आर। तो अब हमने ये जो निकाला है बच्चों, ये अवयव की लंबाई डेल्टा एल के लिए निकाला है, और हमें इस पूरे चालक तार के लिए निकालना है। हमें क्या करना है? इस पूरे चालक तार के लिए निकालना है। तो पूरे चालक तार के लिए यानी संपूर्ण चालक सीडी के कारण बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी संपूर्ण चालक, पूरे चालक के लिए निकालिए, संपूर्ण चालक सीडी के लिए चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो जब संपूर्ण चालक के लिए निकालेंगे बच्चों, तो बिंदु P से हमको इस पर निकालना है ना। तो यहां देखिए नीचे का कोण क्या है? फाई 1, और यहां से ऊपर का टोटल जो कोण है ये क्या है? फाई 2 है। तो जब संपूर्ण के लिए निकालते हैं बच्चों, तो आप सबको पता है हमें इसका क्या करना होता है? समाकलन। यानी अगर हम संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो B बराबर इंटीग्रल -फाई 1 टू फाई 2, यानी डेल्टा बी का आप क्या कर दीजिए? समाकलन कर दीजिए। डेल्टा बी का क्या कर दीजिए? समाकलन। अब ये नीचे वाला हमने माइनस क्यों लिया है? इसके पीछे कारण ये है कि ये देखिए चालक तार है, और जब हम
हथेली का नियम यानी कि दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखिए ये विपरीत दिशा में, ये नीचे की दिशा में इसलिए माइनस है, और ये ऊपर की दिशा में इसलिए क्या है, प्लस है। क्लियर। अब पूरे मान को आप क्या करिए, वहां पर रख दीजिए, यानी डेल्टा बी का मान ये ऊपर से यहां पर रखिए, तो आपका हो जाएगा बी बराबर इंटीग्रल -φ1φ2 म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाई कास फाई बटे आर। क्लियर। अब हमें समाकलन करना है बच्चों, और समाकलन में हम सब जानते हैं कि कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, तो म्यू जीरो अपान 4 पाई आई इंटू डेल्टा फाई बटे आर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, फाई कास फाई इंटू डेल्टा फाई। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपान 4 पाई आई बटे आर, तो इंटीग्रल -φ1 से φ2 तक, तो हो जाएगा cos फाई डेल्टा फाई, यानी डेल्टा फाई के सापेक्ष हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और कास का समाकलन क्या होता है, बताओ भाई, कास फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई। कास फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई। तो b बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर, और ये हो जाएगा साइन फाई, लिमिट हो जाएगी φ1φ2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जाएगा b बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर, ब्रैकेट में साइन φ2 माइनस साइन φ1, साइन φ2 माइनस साइन φ1 आ गया। और ये देखिए ये φ1 क्या है, माइनस में है, तो φ1 माइनस में है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो b बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर, ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों, b बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये डेरिवेशन है किसके लिए, परिमित लंबाई के रुजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। चले, किसी को कोई समस्या यहां तक, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हमने क्या लिया है बच्चों, माना कि हमारे पास एक चालक तार CD है, और इस चालक तार CD में धारा I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और जब धारा I प्रवाहित होगी तो इसके कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब CD में धारा I प्रवाहित हो रही है तो इसके Q से लंबवत हमने एक बिंदु P लिया, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर। और Q से P की दूरी R है, और एक अवयव की लंबाई हम लेते हैं EF, और जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा L है। और E से बिंदु P की दूरी क्या है, यानी त्रिज्या क्या है, X है। इनके बीच चलिए, इनके बीच बनने वाला कोण क्या है, फाई है। और EG हमने FP पर क्या खींचा है, एक लंबवत खींचा है, जो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है, और इसके बीच हमने कोण थीटा मान लिया, और ये डेल्टा फाई, और ये पूरा कोण यानी कि QP के ऊपर जो पूरा कोण है वो क्या है, φ2 है। तो सबसे पहले हमने अवयव की लंबाई डेल्टा L के कारण लिया है चुंबकीय क्षेत्र, डेल्टा B बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा बटे x का स्क्वायर, समीकरण 1। और इसके बाद यहाँ पर EFG लिया है,
जहां से कोण थीटा है और ये आपका 90 के सामने कर्ण, ये आधार और ये लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो आपको समीकरण 2 मिल गया। और फिर यहीं पर ई जी पी लिया है, यहाँ पे कोण डेल्टा फाई है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ई जी बराबर यक्स डेल्टा फाई हो गया। और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे 2 और 3, तो हो जाएगा डेल्टा एल साइन थीटा बराबर एक्स डेल्टा फाई। तो समीकरण 1 से हमारा आ गया डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई एक्स डेल्टा फाई बटे एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा तो एक एक्स नीचे बच जाएगा। अब हमने यहाँ पर लिया है क्यू ई पी में, यहाँ पर कोण क्या है, फाई है, तो कास फाई बराबर आर बटे एक्स, यानी कि कास बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो ये लंब है, ये आपका 90 है, 90 के सामने कर्ण, तो कास फाई बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। तो यक्स बराबर क्या हो गया, आर बटे कॉस फाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 4 से, यानी कि यहाँ मान हमने रखा है, हल करने के बाद ये आया है, ये अवयव की लंबाई डेल्टा यल के कारण है बच्चों, और पूरे चालक के कारण हमको निकालना है, तो हम पूरे चालक के क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 5(1) से 5(2) तक, ठीक ना। तो ये चालक तार के नीचे है, इसलिए ये क्या है, माइनस है, और ये चालक तार के ऊपर है, ये क्या है, प्लस, यानी दाएं दिशा में प्लस है, नीचे की दिशा में माइनस है। तो -5(1) 5(2) म्यू 0/4 पाई, हमने पूरी वैल्यू का क्या कर दिया, समाकलन। तो कांस्टेंट का समाकलन होगा नहीं बच्चों, बाहर निकाल लिए, कास फाई डेल्टा फाई के सापेक्ष क्या किया जाएगा, समाकलन। तो कास का साइन फाई का मान रखने के बाद हमने लिमिट लगाया, यानी 5(2) - 5(1), और ये माइनस है इसलिए -5, और इनको जब माइनस करेंगे तो साइन -5 बराबर प्लस हो जाएगा, ये साइन 5 प्लस साइन 5(2). क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए, अगर किसी को समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कमेंट करिएगा, या दिए गए नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे समस्याओं का समाधान करूंगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में मिलते हैं बायो सेवर्ट नियम के बाकी के जो 2 अनुप्रयोग हैं कुंडली के लिए, और उसके बाद वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए, उनके लिए हम इनके निगमन को करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं आपसे सुबह 6 बजे। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी फिजिक्स को मेरे साथ आसान सी भाषा में एकदम कंटिन्यूअस पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।